हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एकलव्य सीरीज के थर्ड लेक्चर की। 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, आप देख सकते हो। जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है वो इस सीरीज़ की पहली वीडियो के 10 मिनट्स ज़रूर सुन ले, क्योंकि उन 10 मिनट्स में मैंने वो बेसिक बातें की हैं जो इस पूरी सीरीज़ में चलने वाली हैं। तो आपको ये पूरी सीरीज़ बहुत अच्छे समझ में आएगी, वरना फिर आप कन्फ्यूज होगे कि क्या बातें कर रहा हूँ और किस तरह से मैंने ये जो सीरीज़ है डिज़ाइन की है। तो यहाँ पे मैं एसएससी सीजीएल 2025 की कंप्लीट बुकअप करा रहा हूँ। तो ये मेरा प्री और मेंस में स्कोर है। ये सेम चीज़ें मैं 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप वहीं से देख लें, यहाँ टाइम वेस्ट ना हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करवा पाऊँ। ये इंग्लिश का सिलेबस है, आप देख सकते हो, आपको पता होगा पूरा प्री और मेंस इससे कवर हो जाता है बुकअप का। ठीक है, और मैं इस सीरीज़ में केवल ये 4 पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ। आपको बताया था ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए मुझे 1 शॉट वीडियोस लानी पड़ेंगी, जो मैं इसी दौरान इसी सीरीज़ के बीच में लेके आऊँगा और कंप्लीट करा दूँगा। ये आपकी ड्यूटी है, पेन कॉपी लेके बैठें, सीरियस हो जाएं और थोड़ा सोचें उन शब्द के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो मीनिंग आती है कि नहीं। फिर क्रॉस चेक करें कि आप क्या सोच रहे थे और मैंने क्या बताया उसका मतलब। पता है तो स्किप करो, नहीं पता है ऑन द स्पॉट उसे लिखना है। और आपका क्या है काम, रेगुलर इंटरवल्स पे आपको रिवाइज करते जाना है, आपका काम हो जाएगा सीजीएल के बुकअप का। ये तरीका है किसी भी शब्द को देखने का। कोई भी शब्द आपके सामने आ जाए, आपके पास कोई शब्द आया, उसकी स्पेलिंग को सीख लो, उसे बोलते क्या वो समझ लो, उसका मतलब क्या है बस। ना एंटोनिम ना सिनोनिम, कोई मतलब नहीं है हमें उससे। बस इस किसी भी शब्द को इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये सब चीज़ें आसानी से मैंने बताई थी पहली वीडियो में कि ये क्वेश्चंस का वेटेज है। आपको ईजी बुक है 50% मिलेगा, कोई भी टेस्ट देखोगे मोस्टली यही होता है। मॉडरेट आपको 30% मिल जाएगा और डिफ़िकल्ट बुकैब की संख्या जो होगी वो यहाँ 20% में होगी। अब बुकैब में क्या कि आप पूरा देखो ओवरऑल, जो 25 क्वेश्चंस प्री में आ रहे हैं, 45 क्वेश्चंस मेंस में आ रहे हैं। तो वहाँ चाहे ग्रामर का क्वेश्चन हो, चाहे क्लॉज टेस्ट हो, चाहे PQRS हो, उनमें जो बुकैब आई हो उन सबको, एक एक शब्द को, चाहे आसान हो चाहे कठिन, उसके बेस पे बता रहा हूँ आपको। ये रिपीटेड बुकैब है। फिर ये सब चाहे वेरी इजी हो, चाहे ईजी हो, चाहे मॉडरेट, चाहे डिफिकल्ट, ये सब मिलके एक टाइम के बाद रिपीटेड बुकैब में आ जाएंगे, क्योंकि इतने शब्द रिपीट होने लगेंगे। फिर मैं क्या करूँगा कि अभी मैं एक टाइम पे एक शिफ्ट लेके आ रहा हूँ, फिर मैं 1 से 2 शिफ्ट कर दूंगा, हो सके तो 3 शिफ्ट भी एक साथ लेके आने लगूंगा जैसे शब्द रिपीट होने लगेंगे। तो मुझे ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, रिपीटेड वर्ड्स होंगे, आपको आते होंगे। इस तरह की चीज़ें हैं। ये मैंने जो वाइट येलो ये कलर्स बताया पहले ही बताया था, इस तरह से कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, आप समझ जाओगे। जो वाइट में वो बहुत ईजी बुकैब है, येलो वाला ईजी, मॉडरेट हो गया ऑरेंज, डिफिकल्ट ये रेड और बैकग्राउंड ऑरेंज येलो आपको दिख रहा है, और ये ग्रीन वाला रिपीटेड होगा। तो सिर्फ 2 शिफ्ट किए हैं, अभी तीसरी शिफ्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, और देखना आपको कुछ शब्द रिपीट होते हुए दिखेंगे। ये आपका लेवल है, अगर सिर्फ ये आता है तो 20% आता है, येलो आता है 50, फिर ये 80, और रेड भी कर पा रहे हो तो आपका 100% है। तो आप अपने आप को जज भी कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो बुकैब की फील्ड में। ये फ्रेंड्स लगा है लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स इन शॉर्ट। तो आप कन्फ्यूज हो गए होंगे कि इंग्लिश में मैथ्स कहाँ से आ गई। तो मैं आपको थोड़ा सा इससे बात करना चाहता हूँ इस टॉपिक पे कि आपने बोला था कि मैथ्स की स्ट्रेटजी वीडियो बनाई। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी सोच रहा था, अभी तक तो वीडियो आ भी गई होती, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। मेरे खुद के प्री में और मेंस में जो मार्क्स हैं ना, उन्हें देख के आप चाहोगे कि मैं वीडियो ना बनाऊँ। मेरे खुद के मार्क्स हैं 29 आउट ऑफ 50 प्री में, जो 2024 में मैंने दिया था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। मेंस में मेरे मार्क्स हैं 62 आउट ऑफ 90। आपको लग रहा होगा इतने कम कैसे, और इंग्लिश में पूरे 135 आए मेंस में और 42.5 आए हैं प्री में, तो यहाँ कम कैसे। क्या रीजंस रहे हैं वो तो आपको बता दूंगा जब डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके लिए सुटेबल नहीं हूँ कि मैं आपको स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊँ और आपको ये चीज़ें बताऊँ। वो ज़्यादा बेटर लोग रहेंगे जिनके 90 आउट ऑफ 90 आए मेंस में, जिन्होंने प्री में भी 45 प्लस और ये सब स्कोर किया है, उन्हें ज़्यादा बेटर पता है स्कोर कैसे करना है। तो चीज़ें ये इसी वजह से मैं अभी तक स्टडी वीडियो नहीं ला पा रहा था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना मेरे माइंड में घूम रहा था बार बार कि मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें रिवील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज़ है सच वो तो आपको बता दिया कि ये मार्क्स हैं, इन्हें आपको एक्सेप्ट करना होगा कि यही मार्क्स हैं मेरे। ये नहीं कि मैं बता दूँ कौन सा, आपको हो सकता है कि रिजल्ट दिखाना पड़े, ऐसा भी तो मन में आ सकता है, लेकिन नहीं, यही है मेरा स्कोर। ये प्री का था 29 रो और 62 ये रो है मेंस का। तो बात ये है कि मैं स्ट्रेटजी वीडियो बनाने के लिए सुटेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें समझता हूँ कि आप किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। किसी को प्रॉब्लम आती है कि उसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, कोई कोर्स लेके बैठा हुआ है किसी का, उसमें 500-600 वीडियोज़ हैं। कोई भी टीचर हो, जनरली इतना बड़ा कोर्स हो जाता है क्योंकि बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक कराना है, लेकिन वो डिज़ाइन किया गया है सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के। आपका लेवल हो सकता है कि आपको बेसिक थोड़ा बहुत आता हो, आप बीच में से स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेकिन जब कोर्स में 500-600 वीडियोज़ हैं तो मन में ये होता है कि हम एक भी वीडियो ना छोड़ें, पूरा स्क्रैच से लेके एंड तक कंप्लीट करें, कि 1 वीडियो से लेके पूरा 500 जो भी है, तब हम बोल सकते हैं हाँ कंप्लीट हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ मैथ्स की बात है, बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं कैसे कवर होंगे, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा ये है कि जिसका सिलेबस कंप्लीट है उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तीसरा ये है कि क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, टाइमिंग का इश्यू आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स मैं समझता हूँ, इनके सॉल्यूशंस भी हैं मेरे पास।
ऐसा नहीं है कि वो रामबाण इलाज है कि मेरे पास ही है, मुझसे बेटर ये लोग बताएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसकी स्ट्रेटजी आप यहाँ से देख सकते हैं, जो यूट्यूब पर काफ़ी लोगों में डली होगी जिनके अभी मार्क्स अच्छे आए। लेकिन मैं आपको इन प्रॉब्लम्स के कुछ जो सॉल्यूशंस हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं कि आपको मैं फील कराने की कोशिश करूं कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम हमें आ रही है और इसका ये पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ जो स्ट्रेटजी वीडियो बिल्कुल भी नहीं होगी, वो केवल आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने के लिए आएगी कि ये आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप ये कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अब मेरे मार्क्स नहीं आए, जब तक मेरे मार्क्स नहीं आ जाते तब तक मैं स्ट्रेटजी वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि फिर मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा अपनी बात को कि ये मैंने मार्क्स लाए तो आपके भी आएंगे। लेकिन जब मैं ला दूंगा तो आपको दिखा दूंगा कि हाँ इस तरह से मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो की, मैंने क्या अब चेंजेस किए हैं कि अब मार्क्स आ रहे हैं। तो अब मेरा जो स्कोर है, मैं अगर दूँ मॉक वगैरह तो मेरे 38-40 के अराउंड आ रहे हैं, और एग्जाम जब तक आएगा 2-2.5 महीने में तो हो सकता है कि मैं इसे और इम्प्रूव कर लूँ। तो आप बताना कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल 2024 के पीवाईक्यू का 10 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 टियर 1 लगाया है, इसके बुकअप कराऊंगा आपको। ठीक है, ये कलर्स आपको दिख रहे हैं इनके थ्रू। अब देखो, बोल्ड का मतलब क्या होता है? बोल्ड का एक मतलब होता है साहसी, ठीक है, ब्रेव। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। लेकिन यहाँ पे बोल्ड का मतलब है गहरे रंग में, ठीक है। तो किस कंटेक्स्ट में शब्द आया वो भी हमें ध्यान रखना होता है, गहरे रंग में, क्योंकि यहाँ साहसी और बहादुर होने वाली बात नहीं जो गहरे रंग में ये दिया है। अब यहाँ गहरे रंग की जगह मैंने अंडरलाइन कर दिया है, क्योंकि कलर तो मैंने अपनी तरफ से डाल दिया ना इसमें, इस वजह से। एलिवेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। अब क्या कम करना? प्रभाव कम करना। किसी चीज़ का असर है, कोई बीमारी है, उसका असर वो कम हो गया, ठीक है, तो प्रभाव कम करना, कष्ट कम करना, तो ये कम करने के सेंस में आता है एलिवेट। सफरिंग का मतलब होता है कष्ट, ठीक है, पीड़ा, ये तो आपको पता होगा। नेबर्स का मतलब है पड़ोसी। तो जो येलो में ये तो आपको आना ही चाहिए, ये इजी बुक की कैटेगरी हो। ये देखो वाइट, सिनोनिम, अप्रोप्रिएट, मोस्ट, ये सब बहुत ईजी वाले हैं, ये तो आनी चाहिए। सेंटेंस का मतलब वाक्य वगैरह क्या है। रिलीफ, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ग्रीन शब्द है ना, ये रिपीट हो गया जो ग्रीन में आ रहा है। रिलीफ का बता दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। आराम, आराम मिलना, कोई बीमारी है या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कष्ट है, उससे आराम मिल गया तो रिलीफ। इंटेंसीफाई का मतलब होता है तीव्र करना, ठीक है, तीव्र करना, तेज करना, कोई चीज़ इंक्रीज हो गई है ना, इनहेंस हो गई, तो वो हो गया इंटेंसीफाई। स्वेल का मतलब होता है सूजना, ठीक है, चोट लग गई, सूजन आ गई, सूजना, फूलना, ठीक है, स्वेल। और ये सब तो पता है। कॉन्सर्ट का मतलब होता है संगीत समारोह, ठीक है, संगीत समारोह, जैसे आप म्यूजिक इवेंट भी बोल सकते हो। ओवर का मतलब होता है एंड, फिनिश, कि कोई चीज़ खत्म हो गई, एंड हो गई, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखो इतने, इसमें सिर्फ 2 कीवर्ड्स मिली, बाकी आपको मिडनाइट वगैरह ये सब पता है। सिंस का मतलब क्या होता है? सिंस का एक मतलब होता है से और एक मतलब होता है जब से। अब ग्रामर कैसे, ये किस तरह से प्रेपोजिशन, कंजंक्शन क्या, ये ग्रामर के टाइम पे पढ़ेंगे। अभी इसका सेंस देखो कि मैं आई हैव बीन लिविंग, हैदराबाद में रह रहा हूँ, सिंस आई एम बॉर्न, जब से मेरा जन्म हुआ है, तो यहाँ जब से वाला सेंस आ गया। और ऐसे बोल दूँ कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ जब से नहीं से वाला सेंस आ गया। तो इस तरह से आपको पता चल गया से और जब से ये मतलब निकलता है। बाकी जो भी चीज़ें ग्रामर की हैं वो सब हम ग्रामर के पोर्शन में देखेंगे। ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी, ठीक है, ऑफिसर का भी मतलब और ऑफिशियल्स का भी मतलब। ब्यूरोक्रेसी बता चुका हूँ आपको, नौकरशाही बोलते हैं इसे। ऑटोक्रेसी ये होता है तानाशाही, हिटलर के बारे में सुना होगा, ठीक है, एडोल्फ हिटलर तानाशाह था ना जर्मनी का, तो तानाशाही हो गया। मतलब ऐसी सरकार देश में कि जहाँ तानाशाह बैठा हुआ है, अकेला आदमी है, अकेला कोई व्यक्ति है, वो पूरे देश पर रूल कर रहा है, उसी के जो इशारों पर सारी चीज़ें चल रही हैं। मोनार्की हो गया राजतंत्र, ठीक है, कोई देश जहाँ राजा रूल करता है तो वो राजतंत्र हो गया। पहले तो राजा महाराजा ही रूल करते थे, भारत पे भी और भी जगह पे ऐसा ही। प्लूटोक्रेसी क्या हो गया? धनिक तंत्र, ये धनिक तंत्र हो गया। अब ये कीवर्ड्स कठिन क्यों, पहले ही बताइए, ये बनवर्ड वाले हैं, ठीक है, तो बनवर्ड अलग से कराऊंगा। ये तो आपको केवल क्या बता रहा हूँ कि इनके मतलब ये हैं, तो ये हमेशा कठिन रहेंगे बनवर्ड वाले सब। तो प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र, जहाँ पे क्या होता है गवर्नमेंट बाई, ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में, गवर्नमेंट बाई वेल्दी पीपल, ठीक है। जो वेल्दी पीपल है ना, वेल्दी पीपल, जो धनवान लोग हैं वो सरकार चला रहे हैं, उनका रूल चल रहा है, तो वो ये हो गया। अरेंज का मतलब क्या होता है? अब यहाँ अरेंज का एक तो मतलब होता है कि चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लाना, ठीक है, यहाँ हो जाएगा सजाना, संवारना, ठीक है, यहाँ हो जाएगा पिरोना, फूलों को पिरो के माला बनाते हैं, तो वही है यहाँ, ये सजाना संवारना। अब देखो क्या है कि एक पर्सन है जो बेचता है और अरेंज करता है फ्लावर्स को,
तो माला बनाना, बुके बनाना, गुलदस्ता वगैरह बनाना, तो ये अरेंज करना यहाँ ये हो गया कि फूलों को इस तरह से डिजाइन किया, इस तरह से सजाया, संवारा, पिरोया कि एक बढ़िया डिजाइन बन गई। ठीक है। गार्डनर माली पता है। बॉटनिस्ट कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो स्टडी करता है प्लांट्स की। ठीक है। पर्सन, ये ऐसे याद रखना है आपको, पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, जो प्लांट्स की स्टडी करता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है। ये बायोलॉजी के अंदर एक ब्रांच है बॉटनी, तो वनस्पति वैज्ञानिक ये हो गया आपका। फिर बात आती है हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है ऐसा व्यक्ति जो गार्डन को कल्टीवेट करने में और उसके मैनेजमेंट में काफ़ी एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्टीज रखता है। तो पर्सन, ठीक है, हैविंग एक्सपर्टीज, उसके पास क्षमता है, कुशलता है, टू कल्टीवेट, ठीक है, और मैनेज गार्डन, कि उसे गार्डन को उगाना आता है कि किस तरह के फूल लगाएं, किस तरह के पेड़ लगाने, पौधे लगाने, ताकि गार्डन बहुत अच्छा लगे, उसे मैनेज कैसे करना है, कितना पानी वगैरह सब जानकारी है, तो वो हॉर्टिकल्चरिस्ट हो गया। ये उस व्यक्ति को बोलते हैं। फ्लोरिस्ट होता है जो फूल से माला बनाता है ना, तो ये माला बनाने वाला। ठीक है। ये आंसर भी इसका यही है। अभी आंसर वगैरह की बात नहीं करेंगे, केवल बुके पे फोकस है। तो माला बनाने वाला हो गया, इस तरह से बुके वगैरह बनाना है, BOUQUET, इस पे ध्यान देना। ये बुके की स्पेलिंग है, बोलते बुके हैं और पढ़ने में लगता है बुकेट कुछ हो रहा है, लेकिन बुके BOUQUET। तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है। रेक्टिफाई का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, गलती सुधारना। आपसे कोई गलती होगी, उसे आप सुधारना चाह रहे हो, ठीक है, करेक्ट करना चाह रहे हो, तो वो हो गया आपका रेक्टिफाई। कॉन्शियस का मतलब, अनकॉन्शियस बताया था अचेत, कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत। ठीक है। जैसे होश में है, जो चीज़ें देख रहा है होश में है, तो वो हो गया सचेत। पब्लिक मैनर्स, ये हो गए आपके सार्वजनिक जो शिष्टाचार है ना, इसे बोलने को तो ये बोल सकते हैं सार्वजनिक, क्योंकि पब्लिक, और मैनर्स का मतलब शिष्टाचार। दूसरा इसका सिविक सेंस, कि आप सोसाइटी में रह रहे हैं, कुछ तो सेंस होना चाहिए आपको कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि ना पहुंचाएं, कहीं भी कचरा ना फैलाएं, ये चीज़ें हैं ना, तो वो हो गया। किसी से गाली वगैरह ना दें, तो ये पब्लिक मैनर्स हो गए। किसी पे कमेंट, कोई मेल या फीमेल पे एक दूसरे पे कमेंट ना करें फालतू, तो ये हो गया। रेप्यूटेड वेल नोन, जैसे अंबानी की फैमिली वगैरह हो गई, तो जाने माने, ठीक है, जाने माने लोग, रेप्यूटेड, ये हो गया वेल नोन। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, या फिर हो गया उनका संतान। जैसे मुगल वगैरह हैं, तो उनके वंशज आज भी होंगे, उनकी फैमिली को कुछ लोग, जो अब वो उस तरह से रूल नहीं कर रहे, लेकिन होंगे कहीं पे। तो ऐसा ही होता है, जब हम पास्ट में अपने लोगों को देखते हैं कि हम उनके वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज रहे हैं, तो वही है वंशज और संतान। और ये सब स्पेलिंग गलत है, ये सही स्पेलिंग है, DESCENDANT। तो ध्यान देना, कई बार पूछा है SSC ने से। वेलकम, स्वागत करना, ठीक है, ये हो गया। एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है, जैसे कर्मचारी, या जैसे जॉब मिल गई हो, ठीक है, तो जॉब पाने वाला, जैसे जॉब मिल गई हो, तो वो हो गया एम्प्लॉयज़। और यहीं पे होता है एम्प्लॉयर, जिसने जॉब उसे दी हो, तो इस पर भी ध्यान देना। क्लिक, क्लिक का मतलब होता है गिरोह, ठीक है, गिरोह। गुट, जो गुट और गिरोह होता है ना, चोरों का गुट हो गया, गिरोह हो गया, एक नेगेटिव कीवर्ड जा रहा है। वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों को अपने ग्रुप में नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सीक्रेट बातें चलती हैं, वो सब हो गया। तो ये है। लॉबी का मतलब होता है प्रेशर ग्रुप। ये तीनों वर्ड्स ग्रुप के सेंस में आए हैं, प्रेशर ग्रुप। अब प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, कि मान लो सुनार वगैरह आपने सुने होंगे, गोल्ड स्मिथ बोलते हैं, तो उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया कि हम सरकार पे दबाव डालेंगे कि हमारे लिए ऐसे रूल्स बना दो, ताकि हमारा जो व्यापार अच्छे से हो सके। तो इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, तो उनका जो ग्रुप हो गया उसे लॉबी बोल देते हैं। और लॉबी का एक मतलब वेटिंग रूम भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ के सेंस में आया है, जो मैंने पहले लिखा प्रेशर ग्रुप, कि ये लोग सरकार पे प्रेशर डालेंगे, उनकी मांग है ना उसे पूरा करवाएंगे, तो ये हो गया। ऐसी लॉबी, जैसे किसानों ने आंदोलन किया हरियाणा साइड, वो सब, तो उनके भी वो प्रेशर ग्रुप्स हैं, तो लॉबी वगैरह होगी। तो वेटिंग रूम एक ये भी होता है, इसका मतलब ये समझ में आ गया आपको। स्क्वाड, आपने बॉम्ब स्क्वाड वगैरह सुना होगा, तो क्या होता है, ये स्मॉल ग्रुप होता है, ठीक है। और स्मॉल ग्रुप कैसा होता है, ये ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं, सरकार से रिलेटेड लोग होते हैं, उनका छोटा ग्रुप हो गया, तो वो हो गया, इसे दस्ता बोलते हैं, दस्ता। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे बॉम्ब स्क्वाड, तो 4-5 लोग बॉम्ब स्क्वाड में हैं, बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए। अकेला तो आता नहीं, कोई 3-4 लोग तो आते ही हैं, तो वो उनका स्क्वाड हो गया, छोटे ग्रुप बना दिए। इक्विवोकल का मतलब क्या हो गया,
अनक्लियर, अस्पष्ट, ठीक है, या गोलमोल, कि घुमा फिरा के बात कर रहे हैं कुछ, गोलमोल, तो ये सेंस निकल गया क्या, अनक्लियर कोई चीज़ है, स्पष्ट है, स्पष्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्या, पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, सुन के समझ में नहीं आ रहा, ये सब। रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, कोई ग्रुप है, उसका एक लीडर है, वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो प्रतिनिधि हो गया। कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, डीएम आया, एसपी आया कि 2-4 लोग आ जाओ, उनसे बात कर लेंगे और सेटल कर लेंगे, तो वो 2-4 लोग जाएंगे, पूरे ग्रुप की बात करेंगे आके। क्लियर, पता है। एम्बिग्यूअस, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, स्पेलिंग भी देख लो, AMBIGUOUS, इसका भी मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब आपको इन चीज़ों का मतलब पता चल जाएगा, इक्विवोकल भी अस्पष्ट होता है, गोलमोल होता है, इसका मतलब भी पता चल गया, तो क्या आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्या सिनोनिम में, क्या एंटोनिम में। तो वही चीज़ बता रहा हूँ, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अस्पष्ट हो गया, अनक्लियर हो गया, इसका ही मतलब यही है, ठीक है। बैलेंस्ड वगैरह आपको पता है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा, नवीकरणीय ऊर्जा। एनर्जी तो ऊर्जा हो गई, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, कुछ भी। और नवीकरणीय जो कभी खत्म ना हो, वो रिन्यू होती रहे। तो रिन्यू से समझ में आ रहा है कि बार बार, री का मतलब बार बार, बार बार नई होती जाए। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया, सोलर, विंड, तो जो हवा से जो एनर्जी बना रहे हैं हम, सोलर एनर्जी जो आ रही है, सोलर पैनल्स के थ्रू हम बना लेते हैं, तो वो कभी खत्म थोड़ी होनी है, क्योंकि सूर्य है, उसकी लाइट आ रही है और उससे हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। सोर्सेस का मतलब स्रोत हो गया किसी भी चीज़ के लिए, कि वो चीज़ आ कहाँ से रही, उसका मेन सोर्स क्या, तो स्रोत हो गया। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, क्या होता है, परंपरागत, मतलब प्राचीन समय से हमारी ये चीज़ें चल रही हैं, हमारी परंपरा ही है। क्या परंपरा है, कि फॉसिल फ्यूल्स, हम तब से क्या चीज़ें यूज कर रहे थे, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, इससे हम एनर्जी बना रहे थे, कोयला, ठीक है, कोल, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। तो जो जीवाश्म ईंधन है आपका, बनता कैसे, ये पेड़ पौधे, जंगली जानवर नीचे दब गए और कई हजारों लाखों वर्ष के बाद इस तरह से फ्यूल बन जाता है। एमिशन, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्यों ऑरेंज कलर में किया, क्योंकि इसकी स्पेलिंग देख लो, EMI होता है, कई बार गलती हो जाती है, MM दे देता है। तो एमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, ठीक है। आपने सुना होगा कार्बन एमिशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जो फैक्ट्रीज वगैरह चल रही है वहाँ से, तो उत्सर्जन होता है। एमिशन का मतलब निकलना होता है, निकालना होता है, तो गैस वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है, ये पता चल गया आपको। इलेट का मतलब होता है वेरी हैप्पी, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड लिखा हुआ है, तो मैंने अच्छे से वहाँ अरेंज किया होगा, उसी पे बताऊंगा। तो ये सब आप देख लो, प्रमोशन वगैरह ये सब देखो, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो इलेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश, वेरी हैप्पी, ये हो गया। क्वाइट का मतलब होता है बहुत, ये ध्यान देना इस पर। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा दूँ, देखो, एक तो ये है QUIT, क्वाइट, इसका मतलब होता है बहुत, मतलब वेरी। एक होता है QUI, यहाँ पे QUIET, इसका मतलब होता है शांत, यहाँ गलती करवाता है SSC, ठीक है, शांत, काम, ये होता है ना, पीस और ये सब। और एक होता है QUIT, क्विट, क्विट का मतलब एग्जिट करना, निकल जाना, भाग जाना, ये सब। तो इन तीन चीज़ों पर ध्यान देना, ये क्वाइट है, ये भी क्वाइट है, और ये क्विट है। क्या बोलते हैं, क्या स्पेलिंग है, ये ITE, ई बाद में तो बहुत वाला सेंस है, QUIE दोनों साथ में आ गए यहाँ पे, तो शांत वाला है। और क्विट का मतलब तो पता ही होगा, तो ये चीज़ हो गई। प्रमोशन का मतलब होता है पदोन्नति, कि आप जिस पद पे थे, आप जिस पोस्ट पे थे, उसकी उन्नति हो गई, ठीक है, तो ये हो गया, आपकी पोस्ट इंप्रूव हो गई। डिसहार्टेंड का मतलब होता है वेरी सैड, ठीक है, दिल टूट गया, बहुत दुखी, वेरी सैड। कलीग का मतलब सहकर्मी, आप कहीं ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, कहीं भी आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं ना, कलीग बोलते हैं, स्पेलिंग जरूर ध्यान देना, COLLEAGUE, कई बार पूछते हैं, ठीक है। डिस्करेज्ड, हतोत्साहित करना, या यहाँ पे डीमोटिवेट करना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है डिस्करेज कर रही है, वो हतोत्साहित करना, डीमोटिवेट कर रही है, तो वो ये हो गया, ये समझ लो, डीमोटिवेट करना, आसान शब्द है। डिलाइटेड, इसका मतलब होता है वेरी हैप्पी, ठीक है, डिलाइटेड का। बस यही सिंपल कीवर्ड आपको करने होते हैं। चीयरफुल, वेरी हैप्पी, इन सब का मतलब यही है, ये हो गया काम आपका। कंसेंसस, ये स्पेलिंग है गलत, सही स्पेलिंग है इसकी CONSENSUS, कंसेंसस। इसका मतलब होता है सर्वसम्मति, ठीक है, सर्वसम्मति मतलब सभी लोगों की अनुमति। तो ये आप समझो कि हमें कोई डिसीजन लेना है, मान लो 10 लोग बैठे हुए हैं, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे सभी लोगों की अनुमति या सहमति, तो ये मैं सहमति लिख देता हूँ। तो होता है ये 10 लोग बैठे हुए, डिसीजन लेना है, तो 9 लोग मान गए, एक नहीं मान रहा, तो उसे कंसेंसस नहीं मानेंगे, 10 के 10 लोग उस बात पर राजी हो जाएं, तब वो कंसेंसस है।
ये विजेर, अब विजेर की स्पेलिंग गलत है, BIZARRE, इसका मतलब होता है विचित्र, अनोखा, ठीक है, विचित्र, अनोखा, स्ट्रेंज, कोई अजीब चीज़ है, ये सब। एंटरप्रेन्योरशिप क्या बोलते हैं इसे, बहुत से लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते, वो भी बोल लो, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते वो भी बोल लो, ठीक है। इसका मतलब होता है उद्यमिता या फिर उद्यमशीलता। अब सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, इसका मतलब होता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है बिजनेस करने का, आप रिस्क लेना जानते हो, आप बिजनेस में वो अपनी अप्रोच लगाना जानते हो कि वो आइडियाज़ आपके पास हैं बिजनेस करना कैसे, तो उसी बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। वो पूरी प्रोसेस जो चल रही है कि नए आप आए इस फील्ड में और रिस्क लेना जान रहे हो, वो है नए नए आइडियाज़ हैं आपके पास, ठीक है, कि आपके पास बिजनेस आइडियाज़ हैं, तो वो सब उसी से रिलेटेड है। इतना भी आपको पता है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस आइडियाज़, काम हो जाता है इतनी से। कलीग का मतलब अभी रिपीट हो गया ये, ठीक है। और ये इसमें ये स्पेलिंग जरूर ध्यान दे लेना क्योंकि कठिन कीवर्ड है, बोलने में भी कठिन लगता है। देखो ENTRE, एंट्रे, फिर प्री, न्योर NEUR, और सिप SHIP। तो ये हो गया पूरा अपना। टिमिड, कायर, ठीक है, जो ब्रेव है ना उसका ऑपोजिट हो गया ये, टिमिड कायर हो गया, ठीक है। एंग्सियस, अब मैंने बताया था ये एंग्जाइटी, चिंता, एंग्सियस मतलब चिंतित। अब आप ये मत बोलना कि मैंने जब आपको एंग्जाइटी बता दिया तो ये एंग्सियस आपने बताया ही नहीं, ये वही चीज़ है। अब मैं आपको मान लो नीड बता दूं कि नीड का मतलब होता है ज़रूरत, और फिर आप बोलो कि नीडेड तो बताया ही नहीं था, ये एग्जाम में आ गया, तो फिर ऐसे कभी हम बुक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्पूकी का मतलब होता है डरावनी चीज़, कोई भी चीज़ है जो हमें डरा रही है, डरावनी चीज़, ठीक है, या डरपोक भी बोल सकते हैं, तो ये इसी सेंस में यूज होता है। कई कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका एग्जैक्ट मतलब नहीं होता, उनका एक एग्जैक्ट सेंस होता है कि ये इस सेंस में यूज होते हैं, जहाँ भी ऐसी बात होती है ये आ जाते हैं। तो वही उसी तरह से कोई भी डरावनी चीज़ की बात हो रही, डरपोक या कुछ, तो स्पूकी बोल सकती। डेयरिंग जो ब्रेव है, ठीक है। मीक, मीक का मतलब होता है दब्बू, दब्बू मतलब ऐसे लोग होते हैं कुछ ग्रुप में कि जिन पे कोई भी हावी हो जाता है, कुछ भी बोल दो वो चुप रह जाते हैं, शांत, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सबकी बात सुन ले, तो वो दब्बू हो गया, और फिर उन्हें हम डरपोक भी समझने लगती। तो एक ये सेंस निकल आता है। अवेयर का मतलब होता है जागरूक, ठीक है, ये बता चुका हूँ ऑलरेडी, अवेयरनेस बताया था, जागरूकता। अब आप बोलो कि अवेयर तो बताया नहीं, तो कभी नहीं होगी बुक फिर अपनी कंप्लीट। लेजी का मतलब आलसी, ये नेक्स्ट स्लाइड में ये सब डिस्कस किया है मैंने, बताता हूँ मैं। कोहेरेंट का मतलब क्या है, सुसंगत, ठीक है, आपने सुना होगा कोहेरेंस में होनी चाहिए चीज़ें, तो कोहेरेंट का एक फ्लो में होनी चाहिए, सुसंगत, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ये चीज़ है कि अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, सुसंगत हो, ये हो गया। इनफ का मतलब पर्याप्त। ब्लेम का मतलब दोष लगाना, ठीक है, आरोप लगाना, किसी पे आरोप लगाना, दोष लगाना, ठीक है, आरोप, तो ये ब्लेम हो गया। बर्थ रेट, जन्म दर, तो ये एक रेट है कि कितने बच्चों की जन्म हो रहा है, ये बर्थ रेट। स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है स्थिति, ठीक है, ये पूरा स्टेट ऑफ अफेयर्स, ऐसा नहीं कि राज्य का अफेयर, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब स्थिति, सिचुएशन, कभी भी ये आ जाए इसका मतलब ये होता है पूरा, ठीक है। इंडीड का मतलब होता है सचमुच, कि ऐसा सचमुच है, ट्रूली, तो ये हो गया सचमुच। कई बार ये शब्द आपको देखने मिलेगा। रीजनेबली का मतलब होता है खास तौर पर, ठीक है, कि हम कई चीज़ों की बात कर रहे हैं लेकिन खास तौर पर रीजनेबली, ऐसे हमने बोल दिया। आर्ग्यू का मतलब क्या हो गया, आर्ग्यू हो गया तर्क करना, ठीक है, वाद विवाद हो गया, तो ये नेगेटिव सेंस ले जाता है कि आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, वाद विवाद चल रहा है, तर्क करना, ये हो गया तर्क, ये सही से लिख देता हूँ। इलिटरेसी, असाक्षरता, ठीक है, मतलब बिना पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे होना, अनपढ़, तो ये उस सेंस में है, असाक्षरता, इलिटरेसी, ठीक है। कॉज का मतलब कारण, किसी भी चीज़ का कोई कारण हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट सुना होगा, क्वेश्चंस भी आते हैं रीजनिंग में, तो कॉज मतलब कारण, कि ये जो प्रॉब्लम इसका कारण क्या है, तो कॉज। लिटरेट, पढ़े लिखे, ठीक है, पढ़े लिखे, जो एजुकेटेड होते हैं ना उनके लिए यूज होता है, तो ये हो गया अपना पढ़े लिखे, एजुकेटेड। एवर का मतलब होता है कभी भी, कभी भी, कि मैंने ऐसी मूवी कभी भी नहीं देखी, आई हैव नेवर एवर सीन मूवी लाइक दिस, तो इस तरह से यही है कि मैंने ऐसी मूवी कभी नहीं देखी, तो ये चीज़ होगी कभी भी का सेंस।
ट्रेमलिंग का मतलब होता है कांपना, जो कांप रहा है, थरथरा रहा है, वो होता है कांपना, ठीक है, डर से कांप रहा है, कुछ भी हो। बी मतलब रोना, सेवर मतलब भी कांपना होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो आईएनजी वगैरह लगा, ईडी लगा, इन्हें हटा के आपको वर्ड को पढ़ना है, सेवर। तो आप केवल इसका मतलब जानो, फिर चाहे ईडी लगे चाहे आईएनजी लगे, वो हम देख लेंगे कंटेक्स्ट के हिसाब से कि थर्ड फॉर्म लगा है, क्या लगा है, ठीक है। तो सीवर का मतलब कांपना। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड का मतलब होता है ब्रेव। अब आप देखो कितने बुके अब हम ऐसे ही सीखते जा रहे हैं कि इंट्रेपिड का ब्रेव मिल गया, यहाँ पे हमें बोल्ड का मतलब भी ब्रेव मिला था, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें मिल रही हैं कि यही मतलब होगा इसके, ऐसा नहीं कि मैं अलग से कहीं से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। रनिंग का मतलब दौड़ना, और एक और इंट्रेपिड का मतलब था डेयरिंग मिला था हमें, ठीक है। तो ये कितने उसके सिनोनिम मिल गए, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रिज, पुल, ठीक है। मिसहैप का मतलब होता है दुर्घटना, दुर्घटना। डिप्लोरेबल स्टेट, तो ये पूरा ऐसे हम पढ़ेंगे ना, तो इसका मतलब होगा दयनीय स्थिति, ठीक है, बुरी स्थिति, बेकार स्थिति। तो ये स्टेट राज्य के लिए नहीं आए, यहाँ गुजरात लिखा तो राज्य मत समझना। डिप्लोरेबल स्टेट का पूरा मतलब होता है दयनीय स्थिति। यह स्टेट का मतलब एक स्थिति भी होता है, सिचुएशन, और डिप्लोरेबल दयनीय, बेकार, बैड, ये सब। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक बार यहाँ लिख देता हूँ, तो डिप्लोरेबल, तो डिप्लोरेबल का मतलब बैड भी होता है, ठीक है, वर्स भी होता है, बदतर, ये हो गया। रिजॉइसिंग का मतलब होता है आनंद, हैप्पीनेस, ये हो गया, ठीक है। डेस्पिकेबल का मतलब है घिनौना, इसका मतलब है घटिया, नेगेटिव वर्ड है, घटिया, घिनौना, नीच, तो इस सेंस में यूज होता है एक नेगेटिव वर्ड। किसी ने कोई ऐसा एक्ट किया जो बहुत घटिया है, घिनौना है, तो उसमें डेस्पिकेबल एक्ट। जुबिलेशन का मतलब हैप्पी, आनंद, ये जॉय एंड जुबिलेशन यूज करते हैं, जॉय तो इसके लिए यूज होता है, इसका मतलब आनंद हो गया, हर्षोल्लास हो गया, तो ये बोल सकते हैं हम, ठीक है, हर्ष, उल्लास, ये हो गया, और बाकी ये पता है। वेदर, वेदर का मतलब होता है कि क्या, ये हो गया। इसमें क्या होता है पता है, यहाँ पे हमें चॉइस मिलती है बिटवीन टू, दो के बीच में हमें चॉइस बतानी है। तो ये देखो यहाँ सेंस समझना कि आई एम अबाउट कि क्या एक्सेप्ट करें जॉब ऑफर को या फिर फ्रीलांसिंग कंटिन्यू करें। तो दो ऑप्शन है कि जॉब करें कि फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग का मतलब समझ लो इंडिपेंडेंटली वर्क करना, ठीक है। फ्रीलांसिंग का सुना तो होगा ही आपने, इसी वजह से ये सिंपल कीवर्ड हो गया है। कोविड के बाद से तो और ज़्यादा सिंपल हो गया, बार बार सुनने मिल रहा है इंडिपेंडेंटली वर्क करना, ठीक है। तो ये मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, इंडिपेंडेंटली वर्क करना। इसका क्या है कि आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है आपको, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप काम कर रहे हो और आपने वो काम कंप्लीट किया, आपका फिर उनसे कोई लेना देना नहीं। तो ये हो गया। फेंस का मतलब क्या होता है, तारपट्टी, जो खेत होते हैं ना उसके अराउंड हम कर दिए। जैसे मान लो ये खेत है और गाय बकरी उनसे बचाना है, तो तार की फेंसिंग कर दी यहाँ पे ताकि वो अंदर ना आ जाए, तो ये हो गई फेंस मतलब तार पट्टी। अभी ईडीएम है, मैंने बताया था, इनके मतलब मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब ईडीएम्स का पूरा वो कराऊंगा तब बता दूंगा, क्योंकि इनके मतलब इसके हिसाब से नहीं चलते कि कोल्ड का मतलब ठंडा हो गया तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब इग्नोर करना होता है। अब कोल्ड का मतलब ठंडा और इग्नोर कहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है, कहीं नहीं, तो ये चीज़ें हो जाएंगी गलत वो कैब के हिसाब से, तो अलग से कराऊंगा। कुए, म्यूजियम, ऑर्चार्ड, ये बताता हूँ पहले। इसे बोलते हैं फलों का बगीचा, ठीक है, फलों का बगीचा। म्यूजियम हो गया संग्रहालय, जहाँ पे आप एंशिएंट एंटीक पीसेस रखे रहते हैं ना म्यूजियम में, पुरानी चीज़ें वहाँ पे जाके देख सकते हैं, तो वो म्यूजियम हो गया। कुएं का मतलब हो गया आपका घाट, ठीक है, प्लेटफॉर्म ऑन, ये बहुत ही कठिन कीवर्ड है क्योंकि जनरली सुनने मिलता नहीं, घाट, प्लेटफॉर्म ऑन सी पोर्ट्स। अब आप क्या है, जो बंदरगाह होते हैं ना समुद्र के किनारे, तो जैसे ये समुद्र है और यहाँ पे कोई ऐसे जहाज आ रहा है, तो उसे मान लो यहाँ आना है, तो वो वहाँ यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बना होगा ऊंचा कि जहाँ से लोग जहाज में बैठ सकते हैं और अगर आ रहा है जहाज में तो उतर सकते हैं, तो वो जो स्पेशल जगह है उसी को बोलते हैं कुएं। अब इतना कौन डीप में पड़ता है कि ये स्पेशल जगह और ये, लेकिन यहाँ दिया है, लेकिन ये अपना आंसर भी नहीं है, ठीक है। जो कठिन शब्द हैं ऐसा नहीं है कि वो हमेशा हमारे आंसर हों, तो ये चीज़ हो गई, दे दिया, हमें पता होना चाहिए। क्या पता अगली बार इसी को मेन क्वेश्चन बना के पूछ लें, इसलिए बोल रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मतलब देखो सिकुड़ना भी होता है, ठीक है, सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब डील भी होती है, एग्रीमेंट भी होता है, तो यहाँ डील के सेंस में आया है। ग्रैब का मतलब होता है ले लेना, ग्रैब करना, उस चीज़ को होल्ड कर लेना। कोई कॉन्ट्रैक्ट आया तो किसी और के पास नहीं जाने दिया, हमने ऐसी बोली लगाई कि वो हमें मिल गया, ठीक है, ग्रैब करना, ले लेना, होल्ड कर लेना, तो ये चीज़ हो गई। टेलीकॉम कंपनी जो आपको कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जियो वगैरह, एयरटेल, ये सब हैं, तो क्या कम्युनिकेशन, कई चीज़ों के हिंदी के मतलब उतने पता नहीं होते, टेलीकॉम कंपनी फिर हम बोलें क्या उसके लिए,
दूर संचार के लिए जो कंपनी चल रही वो तो कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं ना, तो वो कंपनी हो गई। तो इस तरह याद रख सकते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे पूरा डिस्कस करेंगे जो भी इसमें कीवर्ड्स हैं। देखो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान पूरा ये है, तो इसका मतलब है वाइल्ड लाइफ का मतलब है वन्य जीव या जंगली जानवर, आप सिंपल याद रखो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वन्य जीव। एक्शन प्लान का मतलब योजना हो गई, और उसके लिए सुरक्षा गई, तो वन्य जीव सुरक्षा योजना बोलेंगे इसे पूरा। ठीक है, सरकार बनाती रहती है कि किस तरह से हमें प्रोजेक्ट टाइगर चलाना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट वगैरह, किस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, ये सब। अंडरलाइन का मतलब होता है निहित। निहित, इसे सिंपल बताऊँ आपको, इसका मतलब है हिडन बट इम्पॉर्टेंट। ये याद रखना आप। कई बार आपको ये कीवर्ड्स मिलेंगे, यही रिपीट होते हुए देखेंगे। आगे की जो शिफ्ट है ना वो आने तो दो, फिर दिखाऊंगा आपको। निहित, हिडन बट इम्पॉर्टेंट, कोई छिपी हुई चीज़ है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखो अंडरलाइन कहाँ आया है, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ अंडरलाइन, तो अंडरलाइन इंडियाज़ प्लान फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये जो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है ना, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है कि हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे, उसके अंदर चीज़ें और बता रहे हैं ये। तो वही है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें छिपी हुई इस प्लान में। तो ये हो गया कि निहित है, वो चीज़ उसमें शामिल है। ठीक है, शामिल होना, ये चीज़ हो गई। फिर आते हैं कंजर्वेशन, संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन वगैरह सुना होगा। ठीक है, इकट्ठा करना, कंजर्वेशन, संरक्षण हो गया। ये अलग सेंस दे देता है, यहाँ इकट्ठा करना लिख देता हूँ। ठीक है, कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या हो गया आपका, ऑफिशियल मीटिंग हो गई आपकी, कॉन्फ्रेंस बैठक हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ लिख दे रहा हूँ वरना ये रिपीट हो रही है। ठीक है, जो आपकी बैठक है, ऑफिशियल मीटिंग है, वो हो गई। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है वैल्यू देना। ठीक, किसी चीज़ को आप भाव दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, मान्यता देना, उसे ऐसा नहीं कि इग्नोर कर रहे हो। तो ये हो जाता है रिकॉग्नाइज करना। जैसे यहाँ बता दूँ किस कंटेक्स्ट में आया है ये। देखो, द प्लान रिकॉग्नाइजेस फिलअप, कि ये जो प्लान है वो वैल्यू देता है किसी चीज़ को जो यहाँ फिलअप में भरेंगे हम। तो देता होगा किस चीज़ को, कि हमें किस तरह से संरक्षण करना है, किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज वगैरह उस पर भी ध्यान देना है। तो इस तरह की चीज़ें आ रही होंगी। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। क्या हो गया, संबोधित करना। अब इस तरह समझ नहीं आता, संबोधित करना मतलब किसी चीज़ के बारे में बात करना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बात करना। तो ये होता है कि जैसे मैं बुकैब के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बुकैब की आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा हूँ। ये है। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। ठीक है, ये हो गया कि आपको क्या चिंता है, क्या मेन कंसर्न्स क्या है, तो वो हो गया। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, प्रभाव, ये हो गया। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। अब इसका क्या मतलब है कि प्लांट्स, एनिमल्स और वो जो सराउंडिंग है वो पूरा एरिया मिला के इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम और इकोलॉजी में डिफरेंस ये है कि कोई जगह हम पकड़ लें, जैसे तालाब है, कुआं है या कोई बगीचा, वो उसे हम एक इकोसिस्टम बोलेंगे। लेकिन अगर हम वहाँ स्टडी करने लगेंगे, वहाँ कौन कौन जानवर है, कौन कौन से पक्षी रहते हैं, किस तरह के पेड़ पौधे हैं, तो उसे हम इकोलॉजी बोलेंगे। तो ये अंतर आ जाता है, जब हम उस जगह की स्टडी करने लगे वो इकोलॉजी, और वो जगह जो है उसका नाम वो इकोसिस्टम। आस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, पक्ष। ठीक है, तो ये है, जैसे किस एस्पेक्ट में, किस कंटेक्स्ट में आया मैं दिखाता हूँ आपको। ये लिखा है एस्पेक्ट्स। तो यहाँ लिखा है कि जो प्लान है ना, ये वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ये डिटेल में बताता है इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस के बारे में, कि फूड प्रोडक्शन, हेल्थ में, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल की, जिंदा रहने के, जीवित रहने के जो दूसरे पहलू हैं, दूसरे आइडियाज़ हैं, उन पर भी ध्यान देना है। तो वही चीज़ हो गई यहाँ पे, पहलू, पक्ष, आइडियाज़, ये सेंस में यूज होता है। ठीक है, सर्वाइवल, जीवित रहना। ठीक है, सर्वाइवल हो गया, जिंदा रहना, तो आपको ये पता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कई बार सुना होगा, सतत पोषणीय विकास। अब इसका मतलब क्या है, ऐसा विकास करना है, ऐसा डेवलपमेंट करना है। ऐसा मत कर देना कि फैक्ट्रीज लगाते चले जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हवा, पानी सब दूषित हो रहा है। तो ऐसा हमें पोषणीय, सतत पोषणीय विकास करना है कि आने वाली जनरेशन को भी वो सारे रिसोर्सेज मिलें और हम भी उसका यूज करें अच्छे से। ये करना है, ये नहीं कि उनके लिए ख़त्म हो गए वो जब तक आए। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। ठीक है, किसी चीज़ को हम जोर देते हुए बोल रहे हैं कि आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि PY उस पर खास ध्यान देना है, तो मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, बल दे रहा हूँ। ठीक है, उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ। तो ये चीज़ हो गई, ये हो गया। प्रिजर्वेशन का, कंजर्वेशन, वो सब संरक्षण, उसी का ये रिपीट हो गया एक तरह से। यूटिलाइजेशन का मतलब उपयोग करना। ठीक है, यूज करना, किसी भी चीज़ का उपयोग अच्छे से कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो वो यूटिलाइजेशन हो गया। स्पीसीज़ का मतलब प्रजातियाँ। ठीक है,
प्लूरल में इसलिए प्रजातियाँ लिख रहा हूँ वरना प्रजाति। कैट फैमिली, डॉग फैमिली में कहीं लेब्रा, कहीं अल्सेशियन, कहीं बुलडॉग, तो अलग अलग स्पीसीज़ हो गई। रूरल का मतलब ग्रामीण हो गया, अर्बन का मतलब शहरी होता है, तो ये हो गया। जैसे अर्बन सिंपल कीवर्ड्स हैं, इसका मतलब शहरी हो गया, ये ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। थ्रेटेंड का मतलब होता है कि कोई अनसेफ है, ठीक है, कोई वल्नरेबल है। ये वल्नरेबल कीवर्ड वगैरह काफ़ी देखने को मिलेगा। और थ्रेटन का मतलब धमकाना भी होता है, धमकी देना, ठीक है, धमकाना, या यहाँ पे लिख सकता हूँ धमकी देना। लेकिन यहाँ पे किसके सेंस में आ रहा है, जो एनिमल्स वगैरह हैं वो अनसेफ हैं, जहाँ पे वो रह रहे हैं उन्हें खतरा है, तो वो उस वजह से हो रहा है वल्नरेबल, अनसेफ, ये हो गया। एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय। अब जलीय का मतलब चाहे वो तालाब का पानी हो, चाहे नदी का, चाहे समुद्र का, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जो भी जीव वहाँ पे जीव जंतु दिख रहे हैं, तो वो सब जलीय हो गए। कोस्टल जो तट पे देखने को मिले जो भी चीज़ें कि कोस्टल एरिया से वो तटीय हो गए। मैराइन का मतलब समुद्री। अब पेड़ पौधे और जो जीव जंतु वो समुद्र में ही मिलने चाहिए, तो वो समुद्री। हैबिटेट का मतलब हो गया निवास स्थान, कि वो जीव जंतु सबके अपने स्पेशल हैबिटेट्स होते हैं, कोई हर जगह नहीं रह सकता कि कहीं भी रख दिया हमने ले जाके, तो वही चीज़ है, तो निवास स्थान। अनवील का मतलब होता है रिवील करना, ठीक है। रिवील का मतलब क्या होता है, अनकवर करना। कोई चीज़ ढकी हुई है, अनकवर करना, पर्दा उठाना किसी चीज़ से। मान लो कोई ऐसा सीक्रेट था, उससे पर्दा उठा दिया, तो वो हो गया। ऐसे ही यहाँ से मैं बताऊँ कंसील, कंसील का मतलब होता है छिपाना, ठीक है। कोई चीज़ जिसे आप हाइड कर रहे हो, बताना नहीं चाहते, तो वो कंसील हो गया। ऐसे यहाँ पे रिवील है अनकवर करना, और यहाँ पे होता है कंसील, कवर करना। और इसी वजह से यहाँ से एक मतलब निकल आता है इसका बील, VEIL, पर्दा डालना, कवर करना, और यहाँ पे अनबील। तो देखो ये कीवर्ड्स भी सीख लो यहाँ से। पर्टेनिंग का मतलब होता है संबंधित, कोई चीज़ किससे संबंधित है। तो जैसे बुकैब इंग्लिश से संबंधित है, तो बुकैब इज पर्टेनिंग टू इंग्लिश, तो ये संबंधित, उसका किससे रिलेशन है, ठीक है, तो रिलेटेड, ऐसे करके। जेनेटिक का मतलब हो गया, जैसे बोल सकते हैं जीन संबंधी, ठीक है, वरना ये बहुत ज़्यादा बायोलॉजी का पार्ट बन जाएगा। तो जेनेटिक सुना होगा, जीन्स होते हैं ना, जो क्रोमोजोम्स वगैरह, और आपने ये सब सुना होगा जीन, तो जीन संबंधी हो गया कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जो चीज़ें चली जाती हैं, चाहे अच्छी हो, चाहे कुछ डिसीज़ेस भी हो सकती है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस वगैरह आपने सुना होगा। तो कलर ब्लाइंडनेस अगर पेरेंट्स में है किसी में, जनरली मेल में होता है, फीमेल में बहुत रेयर होता है कलर ब्लाइंडनेस, तो वो किस में चला जाता है कि बच्चों में जाने की संभावना काफ़ी हो जाती है। बियरिंग, अब देखो इस बियरिंग को मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको, तो बियरिंग की जगह मैं आपको बियर समझाऊँगा। एक बियर ये होता है, एक बियर ये होता है, और एक बियर ये भी होता है। तो ये बियर WEAR, ये पहनना हो गया, तो ये इस तरह से हमें पढ़ना होता है बुक को, ठीक है। ये बियर हो गया एल्कोहल वाला, ठीक है, और ये बियर हो गया भालू, ठीक, और इसी का मतलब होता है झेलना। अब ये नेगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ पे, किसी चीज़ को हम झेल रहे हैं, किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, सहन करना, ठीक है, कि इतनी धूप पड़ रही है हम उसे बियर कर रहे हैं। या फिर हम बोले अनबियरेबल स्कॉर्चिंग हीट, कि बहुत तेज़ धूप पड़ रही है जो अनबियरेबल है, जैसे हम झेल नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, ऐसी। तो ये चीज़ होगी। तो इन तीनों पे ध्यान देना, किस बियर का क्या मतलब है। अंडर स्कोर, इसका मतलब होता है जोर देना, ये एम्फेसाइज की तरह है बिल्कुल। अंडर स्कोर उसी का सिनोनिम है, जोर देना। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एम्फेसाइज, ठीक है, एम्फेसाइज। और ये आपको ये कन्फ्यूजन और होगा, एक एम्फेसाइज का स्पेलिंग ये होता है और एक स्पेलिंग ये भी होता है, जेडी वाला। तो यहाँ ऐसी, यहाँ जेडी, दोनों सही है। ये ब्रिटिश इंग्लिश है और जेड वाली अमेरिकन है, हमारे यहाँ ब्रिटिश चलती है, इस वजह से टेक्निकली ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी दोनों सही है, गलती कहीं भी नहीं है, वरना पता चला कि मिस स्पेल्ड में आया, हमें से गलत करके आ गए, ये भी सही है। रिहेबिलिटेशन, इसका मतलब होता है पुनर्वास। सुना होगा कहीं डैम वगैरह बन रहा है तो गांव खाली करा दिए उन्हें और कहीं भेज दिए, तो वो रिहेबिलिटेशन हो गया, पुनर्वास। स्पेलिंग अच्छे से देख लेना। या फिर बोलते हैं विस्थापन, ठीक है, कहीं और स्थापित कर दिए, तो ये हो गया। अब ये बाइट वाले मैं नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन टू इसका क्या मतलब होता है, एट का मतलब होता है पर, और इसका एक मतलब होता है मैं, ठीक है, कि हम कहाँ पे हैं। ये टाइम के सेंस में भी आता है, तो ये क्या है, ग्रामर में हम देखेंगे ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी है, कि एट 10 o'clock और ये सब। और एट दी स्टेशन, एट दी बस स्टॉप, ये भी होता है। तो प्रेपोजिशन इसे बोलें ऑफ प्लेस भी होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। फोर का मतलब होता है के लिए, ठीक है। एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि ईजी कीवर्ड्स हैं, बार बार रिपीट होंगे। ये कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें ब्रीड, ब्रीड का मतलब होता है नस्ल। जो आपने स्पीसीज प्रजातियाँ पढ़ी, ऐसी नस्ल, अलग अलग नस्ल के डॉग होते हैं, कैट होती हैं, तो उनकी ब्रीड हो गई, तो ये उसके लिए यूज होता है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, ठीक है, झगड़ा, ये कन्फ्लिक्ट है, ये हो गया। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, विभिन्नता, ये सब, कि हमारा जो देश है काफ़ी विविधता है, अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं, तो ये सब हो गया।
इंक्लूड का मतलब पता है, गैदर का मतलब होता है इकट्ठे होना, ठीक है। ये गैदर, कलेक्ट, इकट्ठे होना, ये सब। इंक्लूड का मतलब शामिल करना। तो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए ये चीज़ें हो गई। और मैंने मैथ्स के बारे में आपको अपना बता दिया, क्या स्कोर रहा, किस तरह से अभी कितने आ रहे हैं। आपको अगर चाहिए हो तो बता देना। स्ट्रेटजी वीडियो नहीं होगी, आपके प्रॉब्लम्स के कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, तो आप कमेंट जरूर करना चाहिए या नहीं, उसी हिसाब से मैं बनाऊँगा। और आपको इसके अलावा क्लॉज टेस्ट और PQRS में प्रॉब्लम आ रही है, ऑलरेडी उसकी सीरीज चल रही है, आप उसे देख सकते हैं। मैं आपको वहीं पर मिलूँगा।